नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 8। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें आपने अब तक मैन फैक्टर के हु, हुम, हुज कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा, और अब है टाइम फैक्टर, और इसका पहला कंजंक्शन है व्हेन। जब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस का हो तो पहले वाक्य से पहले व्हेन का प्रयोग करते हैं और कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिखा जाता है, और यदि समय से संबंधित कोई शब्द आए तो उनको हटा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई रीच्ड माई होम, इट वॉज रेनिंग हैविली देन। यहाँ पर पहला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और दूसरे वाक्य में समय से संबंधित शब्द देन का भी प्रयोग किया गया है। तो टेंस सीक्वेंस हमें मिल रहा है सही से। तो पहला जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इस वाक्य से पहले हमें व्हेन का प्रयोग करना होगा और कॉमा लगा के दूसरा वाक्य लिखेंगे और देन को हटा देंगे, तो पूरा सेंटेंस बनेगा व्हेन आई रीच्ड माई होम इट वाज रेनिंग हैविली। अगला देखिए, ही केम टू मी आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो यहाँ भी पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और एट दैट टाइम समय सूचक शब्द है तो इसको हटा दिया जाएगा, बनेगा व्हेन ही केम टू मी आई वाज स्लीपिंग। टाइम फैक्टर का अगला कंजंक्शन है वाइल, और वाइल को हिंदी में कहते हैं जब। इसका रूल क्या है, जब पहला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो पहले वाक्य से पहले वाइल का प्रयोग करते हैं और कॉमा लगा करके दूसरा वाक्य लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड आई वेंट टू हिम। यहाँ पहला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पहले वाक्य से पहले वाइल का प्रयोग करेंगे और कॉमा लगा करके दूसरा वाक्य लिख दिया जाएगा, तो बनेगा वाइल ही वाज प्लेइंग इन द फील्ड आई वेंट टू हिम। अगला सेंटेंस देखिए, आई वाज रीडिंग इट बिगन टू रेन। यहाँ भी पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पहले वाक्य से पहले वाइल का प्रयोग करेंगे, वाइल आई वाज रीडिंग इट बिगन टू रेन। अगला कंजंक्शन है एज सुन एज, और एज सुन एज को हिंदी में कहते हैं जैसे ही या ज्यों ही। जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उस वाक्य से पहले एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा फैक्ट ये है कि यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो पहले वाले वाक्य से पहले एज सुन एज का प्रयोग किया जाएगा और कॉमा लगा करके दूसरा लिख देंगे। जैसे ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, तो पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये, तो पहले वाक्य से पहले एज सुन एज लगेगा। और दूसरे प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया गया है, तो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा एज सुन एज ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। अगला है आई कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू माई स्कूल। यहाँ भी पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया गया, तो जो कार्य पहले हुआ उस वाक्य से पहले एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। तो पहले कार्य हुआ आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो लिखा जाएगा एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू माई स्कूल। आप चाहे तो एज सुन एज को नो सूनर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं नो सूनर, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हमें डिड भी लगाना होगा, और जब डिड लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नो सूनर डिड आई कंप्लीट माई वर्क, और जहाँ पर कॉमा लगा होता है इस जगह पर हमें कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का प्रयोग करना होगा। देन का इसलिए क्योंकि सून पॉजिटिव एडवर्ब है, और इसका जब कंपैरेटिव कर दे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि होता है देन। फिर सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे रहेगा। अगला कंजंक्शन इसका है आफ्टर, हिंदी में कहते हैं बाद। जब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, तो दोनों वाक्यों के मध्य में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही केम टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो दोनों वाक्यों के बीच में आफ्टर का प्रयोग कर देना है, और यहाँ पर ऐसा कोई शब्द हटाने की आवश्यकता नहीं है। कंबाइंड बनेगा ही केम टू मी आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है आई रीच्ड माई कॉलेज द प्यून हैड रंग द बेल। तो इसको ऐसे बनाएंगे, आई रीच्ड माई कॉलेज आफ्टर द प्यून हैड रंग द बेल। यहाँ भी पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो दोनों वाक्यों के बीच में आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है बिफोर, हिंदी में कहते हैं पहले। इसके बारे में क्या है, जब पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो दोनों वाक्यों के मध्य में बिफोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड डन हिज वर्क आई रीच्ड देयर।
तो पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो दोनों वाक्यों के मध्य में बिफोर का प्रयोग करेंगे, बनेगा ही हैड डन हिज वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर। अगला एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल हैड कम टू द कॉलेज द प्यून केम। तो पहला पास्ट परफेक्ट टेंस का, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ भी दोनों वाक्यों के मध्य में बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल हैड कम टू द कॉलेज बिफोर द प्यून केम। नेक्स्ट कंजक्शन है टिल। समय से संबंधित वाक्यों में टिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेट हियर आई कम, तो इसको बना देंगे वेट हियर टिल आई कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड यू पास, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा वर्क हार्ड टिल यू पास। नेक्स्ट कंजक्शन इसका अनटिल, हिंदी में कहते हैं जब तक कि न। इसका प्रयोग कब करते हैं? समय से संबंधित वाक्यों में जब पहला वाक्य साधारण हो और दूसरा वाक्य निगेटिव हो, तो दूसरे वाक्य निगेटिव को हटा करके अनटिल से वाक्य जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, वेट हियर आई डू नॉट कम, तो इसको बनाएंगे वेट हियर अनटिल आई कम। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड यू डू नॉट पास, तो इसको लिखेंगे वर्क हार्ड अनटिल यू पास। अनटिल निगेटिव कंजक्शन है, तो उसके साथ सेंटेंस निगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कंजक्शन है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। समय से संबंधित वाक्यों में जब समय स्पष्ट ना दिया गया हो, तो उस अस्पष्ट समय से संबंधित शब्दों को हटा करके वेन एवर से वाक्य जोड़ते हैं। जैसे यू मे कम टू मी यू लाइक एनी टाइम। इस वाक्य में एनी टाइम एक अनिश्चित समय है, तो इस अनिश्चित समय को हटा करके वेन एवर से वाक्य जोड़ दिया जाएगा, बनेगा यू मे कम टू मी वेन एवर यू लाइक। इसी प्रकार का अगला एग्जाम्पल देखिए, यू कैन डू दिस वर्क यू लाइक एनी टाइम। इस वाक्य में भी एनी टाइम का प्रयोग हुआ है, तो इसको हटा करके वेन एवर से वाक्य जोड़ेंगे, यू कैन डू दिस वर्क वेन एवर यू लाइक। नेक्स्ट इसका कंजक्शन है सिंस। इसको हिंदी में कहते हैं जब से। यदि पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो दोनों वाक्यों के मध्य में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम ही लेफ्ट दिस टाउन, तो यहाँ पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो पहले दोनों वाक्यों के बीच में सिंस का प्रयोग करेंगे, बनेगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस टाउन। जैसे हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा जब से। जैसे मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह इस कस्बे को छोड़ के गया है। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए, ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग इट वाज मॉर्निंग। तो यहाँ भी पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो दोनों वाक्यों के मध्य में सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस इट वाज मॉर्निंग। नेक्स्ट है प्लेस फैक्टर, और प्लेस फैक्टर के दो कंजक्शन है वेयर और वेयर एवर। तो सबसे पहले वेयर के बारे में जानते हैं। वेयर को हिंदी में कहते हैं जहाँ। जब स्थान स्पष्ट दिया गया हो, तो उस स्पष्ट स्थान से संबंधित शब्दों को हटा करके वेयर से वाक्य जोड़ते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस आई केम हेयर लास्ट ईयर। यहाँ पर प्लेस एक स्थान से संबंधित शब्द है और इससे शब्द एक आया है जुड़ा हुआ हेयर, तो हेयर को हटा करके वेयर से जोड़ा जाएगा। दिस इज द प्लेस वेयर आई केम लास्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सा द प्लेस आजाद शॉट हिमसेल्फ देयर। तो इसको बनाएंगे आई सा द प्लेस वेयर आजाद शॉट हिमसेल्फ। यहाँ पर देयर शब्द जो आया था इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट कंजक्शन है वेयर एवर, और इसको हिंदी में कहते हैं जहाँ कहीं। जब प्लेस फैक्टर के वाक्यों में स्थान स्पष्ट ना हो, तो उन अस्पष्ट स्थान से संबंधित शब्दों को हटा करके वेयर एवर से वाक्य जोड़ा जाता है। जैसे यू मे गो यू लाइक टू गो एनीवेयर। यहाँ पर भी एनीवेयर अनिश्चित स्थान से संबंधित शब्द है, और टू गो इसलिए सेकेंड सेंटेंस का लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले वाक्य में आ चुका है। तो कंबाइंड बनेगा यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। अगला है सर्च द बुक यू फाइंड इट एनीवेयर। तो इसको बनाएंगे सर्च द बुक वेयर एवर यू फाइंड। नेक्स्ट है थिंग फैक्टर, और थिंग फैक्टर के तीन कंजक्शन है वाट, विच और दैट। तीनों का हिंदी में अर्थ निकलता है जो। तो सबसे पहले देखते हैं वाट। जब वस्तुओं से संबंधित वाक्यों में कोई वस्तु स्पष्ट ना दी गई हो, तो वाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गेव मी आई नीडेड इट, तो यहाँ पर क्लियर नहीं कि उसने मुझे क्या दिया, तो इस वाक्य में वाट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और इससे संबंधित जो शब्द आया है इट, इसको हटा दिया जाएगा, बनेगा ही गेव मी व्हाट आई नीडेड। अगला एग्जाम्पल देखिए, पे अटेंशन टू द टीचर इज सेइंग समथिंग। यहाँ पर समथिंग अननोन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, तो समथिंग को हटा करके वाट से भी जोड़ा जाएगा, बनेगा पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। नेक्स्ट कंजक्शन इसका है विच, इसको भी हिंदी में कहते हैं जो। जब थिंग फैक्टर में वस्तु स्पष्ट दी गई हो,
तो उस स्पष्ट वस्तु से संबंधित शब्दों को हटा करके विच से वाक्य जोड़ते हैं। जैसे ही गेव मी ए बुक, आई नीडेड इट। इसी प्रकार से व्हाट वाले सेंटेंस में यही सेंटेंस लगभग बोला था, तब ए बुक नहीं था, तब केवल इतना था ही गेव मी, उसने मुझे दिया। और सेकंड सेंटेंस था आई नीडेड इट, मुझको इसकी आवश्यकता थी, उसने मुझे दिया, क्या दिया पता नहीं था, और मुझे इसकी आवश्यकता थी, किस चीज़ की आवश्यकता थी ये भी पता नहीं था, तब व्हाट का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्पष्ट है और वो स्पष्ट वस्तु है बुक। तो ऐसे वाक्यों में विच का प्रयोग किया जाएगा और इससे संबंधित जो प्रोनाउन अगर कोई प्रयोग किया गया हो तो उसको हटा देंगे, बनाएंगे ही गेव मी ए बुक विच आई नीडेड, और इट हटा दिया जाएगा। अगला सेंटेंस आई वॉच्ड ए मूवी लास्ट इट वाज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इट का संबंध मूवी से, तो इट हटा करके विच का प्रयोग करेंगे, यानी विच वाज इंटरेस्टिंग। अब विच वाज इंटरेस्टिंग का संबंध मूवी से, तो इसका प्रयोग मूवी के साथ करना चाहिए, लेकिन बीच में शब्द फंस रहा है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का प्रयोग हम सबसे पहले कर देंगे। लास्ट ईयर आई वॉच्ड ए मूवी विच वाज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट। दो चीज़ें होती हैं, मैन फैक्टर और थिंग फैक्टर। अगर बात हम करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तब हु, हुम, हुज कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु के बारे में बात करेंगे तो कंजंक्शन लगेगा विच और व्हाट। स्पष्ट वस्तु है तो विच, और अस्पष्ट वस्तु है तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सारे नियम फेल हो जाते हैं जब हमें दैट का प्रयोग करना होता है। दैट का प्रयोग 4 स्थान पर किया जाता है। जैसे पहला रूल तो ये है कि अगर किसी वाक्य में ऑल, एनी, नन, ओनली, सेम जैसे शब्द दिए गए हों, तब वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, सभी के साथ में दैट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम बुक ही गेव इट टू मी यस्टरडे। यहाँ पर पहले वाक्य में बुक शब्द आया है, बुक वस्तु है, वस्तुओं के लिए सेकेंड सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया, तो इट हटा करके हमें विच से जोड़ना चाहिए। लेकिन बुक वस्तु जरूर है, लेकिन उस बुक के साथ में सेम का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस वाक्य में विच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बार बुक से संबंधित शब्द जो सेकेंड सेंटेंस में आया इट, ई हटा दिया जाएगा। और सेकेंड सेंटेंस में एक चीज हम और देख रहे हैं, और जब इट हट जाएगा सेंटेंस से तो इस प्रीपोजिशन का कोई काम नहीं बचेगा। तो सेकेंड सेंटेंस केवल इतना बचेगा ही गेव मी यस्टरडे, तो सेंटेंस कंजंक्शन दैट से जोड़ा जाएगा, बनेगा दिस इज द सेम बुक दैट ही गेव मी यस्टरडे। इसका अगला रूल ये है कि अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, फिर भी चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में तो दैट कंजंक्शन लगेगा। जैसे सेंटेंस राम इज द बेस्ट बॉय ही रीड्स इन माई कॉलेज। सेकेंड सेंटेंस में ही का प्रयोग किया गया है बॉय के लिए, और बॉय के साथ में सुपरलेटिव डिग्री का शब्द बेस्ट प्रयोग किया गया है, इसलिए अब वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, हमें कंजंक्शन दैट से सेंटेंस जोड़ना होगा। सेंटेंस बनेगा राम इज द बेस्ट बॉय दैट रीड्स इन माई कॉलेज, ही हट जाएगा। इसका अगला रूल है कि अगर वाक्य का प्रारंभ व्हाट, वेयर, हु, विच जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से किया गया हो तो भी दैट का प्रयोग करते हैं, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। जैसे वेयर इज द बुक आई गेव इट टू यू, तो पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेयर का प्रयोग किया गया, और पहले सेंटेंस में आए हुए बुक के लिए सेकेंड सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया, तो इट हटा करके विच से जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेयर लगा है, इसलिए इस वाक्य में दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब यही सेंटेंस आपके सेंटेंस करेक्शन के लिए, स्पॉटिंग एरर्स के लिए भी आवश्यक होते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि वस्तु है या व्यक्ति है तो उसके साथ में विच का प्रयोग होगा या हु का प्रयोग होगा, लेकिन ये सारे नियम यहाँ पर फेल हो रहे हैं कि अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है या फिर वाक्य के किसी एंटीसीडेंट के साथ ऑल, एनी, नन, ओनली, सेम का प्रयोग किया गया है तब दैट का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन केवल यही 4, इंट्रोगेटिव शब्द तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो यही 4 हैं जो हैं व्हाट, वेयर, हु, विच। इनका प्रयोग अगर वाक्य में इंट्रोगेशन के रूप में किया गया हो तो फिर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वेयर इज द बुक आई गेव इट टू यू, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब वर्ब के साथ में आता है तब किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इस सेंटेंस में हमें इट को हटाना है, जब इट हट जाएगा तो प्रीपोजिशन टू भी हट जाएगी, तो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू। इसका अगला रूल ये है कि जीव जंतुओं के साथ में दैट का प्रयोग किया जाता है।
इसका एग्जाम्पल समझिए, ही हैज ए डॉग इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। तो पहले सेंटेंस में ही हैज ए डॉग, डॉग के लिए सेकेंड सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया। इट किसी एनिमल के लिए आया है और एनिमल्स के लिए हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है, तो इट हटा करके दैट बना लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही हैज ए डॉग दैट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। तो आज आपने पढ़ा टाइम फैक्टर और थिंग फैक्टर के कंजंक्शंस के बारे में। इसके शेष कंजंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.